Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru, and now my slogan is "Let's Compete." So today I will discuss again annual performance appraisal report or annual performance assessment report, part 2. Previous day already I have uploaded part 1. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel, so that you can get notification for our upcoming videos. And also if you share it, then definitely it would be useful for others. So my friends, my WhatsApp number, it is 8327782034. If you need PDF, contact with my WhatsApp number for financial and administrative part. My Telegram channel link is there, t.me/BAPI2034. Also join my channel so that you can up-to-date yourself. And you know that PDF, my PDF is paid version. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss part 2 of upper. Today also I will discuss some interesting information with 15 multiple choice questions. So you see the part reports. Part reports में क्या है? While normally there should be only one report covering the year of report, there can be situation in which it becomes necessary to write more than one report during a year. More than one report, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि एक कंसर्न एम्प्लॉय का ईयर में मोर देन वन रिपोर्ट भी लिखा जा सकता है यदि उसका ट्रांसफर हो जाता है. सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय ट्रांसफर टू द न्यू प्लेस, तो अभी जो उसका प्रेजेंट प्लेस था, उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो जितना दिन तक काम किया उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे, और वो जब न्यू प्लेस में जाएगा, ज्वाइन करेगा, वहां पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहां पर वो रिपोर्ट करेंगे जितना दिन उनका अंडर में काम करेगा. मगर रूल है कि ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर मस्ट सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वर्क फॉर एटलीस्ट 3 months. तो मिनिमम 3 months ऑब्जर्व करना है. मगर एक से ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है, मोर देन वन रिपोर्ट हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. जो सेकंड, एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन अभी आ रहा है कि करेक्ट है कि सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो ये हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि एक कंसर्न एम्प्लॉय का मोर देन वन रिपोर्ट ड्यूरिंग ए ईयर हो सकता है यदि उसका ट्रांसफर होता है. ठीक है. देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू 2 or more independent reports being written during a year by different reporting officers. ये क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. 2 or more independent reports, एक कंसर्न एम्प्लॉय का 2 or more independent reports हो सकता है यदि उसका एक ईयर में 2-3 जगह ट्रांसफर हो गया और वो डिफरेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करेगा, और ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर उसका 3 months वर्क को सुपरवाइज करेंगे. वो तो रिपोर्ट लिखेंगे, डिफरेंट उनका रिपोर्ट होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर वो जितना दिन काम करेगा उतना दिन तक वो रिपोर्ट देंगे. सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहां पर कंडीशन क्या है? ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऐसा कोई नहीं, एक से ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है कंसर्न एम्प्लॉय के लिए, मगर रूल यही है कि एक रिपोर्टर एटलीस्ट 3 months कंसर्न सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सुपरवाइज करना है. ठीक है. ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर हैज एटलीस्ट 3 months एक्सपीरियंस ऑन विच ही कैन बेस हिज रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्टेड अपन. क्लियर हो गया. तो इट मीन्स मोर देन वन रिपोर्ट हो सकता है, 2 or more इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हो सकता है कि यदि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डिफरेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करेगा तो ईयर में तो मोर देन इट मीन्स 1 रिपोर्ट होगा और मोर देन 2 रिपोर्ट्स होगा. मगर कंडीशन ये है कि ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर मस्ट सुपरवाइज एटलीस्ट 3 months वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, और एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास वो जितना दिन काम करेगा वो उतना दिन का रिपोर्ट देगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट, वेयर मोर देन वन रिपोर्ट इज रिटन इन द कोर्स ऑफ ए ईयर. Where more than one report is written in the course of a year, each report should indicate precisely the period covered by it. ये क्लियर हो गया. यदि मोर देन वन रिपोर्ट होता है तो ईच रिपोर्ट में ये मेंशन होना चाहिए कि कितना पीरियड एक्चुअली उसका काम को सुपरवाइज किया गया, कि उसका काम को ऑब्जर्व किया गया.
तो जब मोर देन वन रिपोर्ट जाएगा, मोर देन वन रिपोर्टिंग ऑफिसर तो लिखेंगे, तो वो रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां पर मेंशन करेगा कि सपोज मैं ऑब्जर्व किया अप्रैल टू सितंबर, और एक रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा कि मैं ऑब्जर्व किया अक्टूबर टू मार्च। समझ में आ गया? तो ये पीरियड मेंशन होना चाहिए, वो कितना पीरियड एक्चुअली उनका अंडर में काम किया वो भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर? When a report has to be written by a reporting officer who is under transfer, suppose ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it should be written at the time of transfer or immediately thereafter and not defer till the end of the year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो रहा है, इट शुड बी रिटन एट द टाइम ऑफ, यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो रहा है इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो वो उसका अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनका वो रिपोर्ट लिखेगा, चाहे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर हो, नहीं तो ट्रांसफर में 3 to 5 वीक्स के अंदर उसको लिखना है। ये यहां पर मैं मेंशन नहीं किया, मगर इसको याद रखना है कि यदि मिडिल में रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर होता है तो वो जितना दिन सुपरवाइज किया, उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को सुपरवाइज किया, तो वो उसको रिपोर्ट लिखना है, चाहे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और इमीडिएटली देयर आफ्टर, मगर वो एंड तक, ईयर एंड तक नहीं जाएगा। जैसे उसका सपोज रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर अक्टूबर में हो गया, तो वो अप्रैल टू सपोज अक्टूबर एंड में गया, अक्टूबर 31 में उसका रिलीव हुआ, तो वो अप्रैल टू अक्टूबर उसका अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनका वर्क को वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा अप्रैल टू अक्टूबर, मेरा एग्जांपल में। ठीक है, तो उसको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो लिख कर जाएगा, नहीं कि ट्रांसफर के बाद, मगर उसको कंप्लीट करना है जब उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा, वो 3 to 5 वीक्स के अंदर उसको रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, मगर उसको वो खींच कर ईयर एंड तक नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट वन, इफ द ऑफिशियल इज ट्रांसफर्ड टू द कंट्रोल ऑफ अनदर रिपोर्टिंग ऑफिसर in the same or other office during the year, reports are to be written by the respective reporting officers for the relevant periods। ये तो बहुत कॉमन है। यदि एक ऑफिशियल, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसका ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर होने से उनका डिफरेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया, तो ओल्ड स्टेशन में वो जितना दिन काम किया, जितना दिन काम करेगा उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा, और न्यू स्टेशन जाएगा, वहां पर वो न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में काम करेगा, वो न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां पर उसका वर्क को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट लिखेगा, है कि नहीं? मगर वहां पर रिलेवेंट पीरियड वो मेंशन किया जाएगा। सपोज ओल्ड स्टेशन में वो 4 मंथ्स काम किया, तो जो ओल्ड स्टेशन का रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो 4 मंथ्स का रिपोर्ट लिखेगा, सपोज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और बाकी जो अगस्त टू मार्च वो जो न्यू स्टेशन में ज्वाइन करेगा और जो न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में काम करेगा वो 8 मंथ्स का रिपोर्ट लिखेगा, मगर वहां पर रिलेवेंट पीरियड मेंशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन यही है कि चाहे मोर देन वन रिपोर्टिंग ऑफिसर उसका रिपोर्ट लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 2 रिपोर्ट्स भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां पर पीरियड मेंशन होगा। मगर कंडीशन है जो ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको सुपरवाइज करना है एटलीस्ट 3 मंथ्स। चलो ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। ये सब था जो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट था। अभी थोड़ा रिव्यूइंग ऑफिसर के आएंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर क्या है? नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। हम सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट हम दे देंगे, कंसर्न एम्प्लॉय उसका सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट दे देगा अप्रैल 15 के अंदर। अभी टाइमलाइन को जाएंगे और रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगा, और रिपोर्टिंग ऑफिसर वैसे ही क्या करेगा ना, जून 30 तक, वो जून 30 में हैंड ओवर करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर को। वो पूरा जो रिपोर्टिंग करके जितना सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उसका अंडर में है वो रिपोर्टिंग करके जून 30 में वो रिव्यूइंग ऑफिसर को देगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर वो रिव्यू करेगा। और रिव्यूइंग ऑफिसर क्या है, कौन है? हु इज द रिव्यूइंग ऑफिसर? इज द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर इज द नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सिमिलरली रिव्यूइंग ऑफिसर इज द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सरसाइज पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट on the numerical grading given by the reporting officer, and remarks at the reporting officer under the various detailing heads in the form of report, and express clearly his agreement or disagreement with these remarks। तो वो उनको चेक करना है रिव्यूइंग ऑफिसर। जो भी पॉजिटिव जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग दिया है रिपोर्टिंग ऑफिसर ने, जो रिमार्क्स दिया है उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर,
उस बहुत इम्पार्शियली वो काम करेगा, बहुत कमिटेडली काम करेगा, ठीक है। और वो एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर जो लिखा है वो एग्री कर रहा है कि डिसएग्री कर रहा है, वो भी रिमार्क्स देगा, ठीक है कि नहीं। वो पूरा एग्जामाइन करेगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर जो जो भी ग्रेड दिया है कि जो भी रिमार्क्स दिया है, रिव्यूइंग ऑफिसर उसको इम्पार्शियली उसको पूरा चेक करेगा, और वो कहां पर एग्री कर रहा है और कहां पर डिसएग्री कर रहा है वहां पर भी वो रिमार्क्स दे सकता है, ठीक है। द रिव्यूइंग ऑफिसर इज ऑल्सो फ्री टू मेक हिज द रिव्यूइंग ऑफिसर इज ऑल्सो फ्री टू मेक हिज ओन रिमार्क्स ऑन पॉइंट्स नॉट मेंशन्ड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्चुअली रिमार्क नहीं दिया है, मगर वहां पर रिव्यूइंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, वो रिमार्क्स दे सकता है। ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ रिमार्क नहीं दिया है, मगर वहां पर रिव्यूइंग ऑफिसर रिमार्क दे सकता है, ठीक है। ये एक एक लाइन को आप याद रखिए, एक एक लाइन के ऊपर अभी क्वेश्चन आ रहा है कि करेक्ट सेंटेंस है ना इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, एडिशनल रिमार्क्स वुड इन फैक्ट बी नेसेसरी where the report of the reporting officer is too brief, vague और cryptic। एडिशनल रिमार्क्स सपोज जहां पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो रिमार्क होता है वो बहुत ब्रीफ हो गया, बहुत छोटा हो गया, और वेग मीन्स एक्चुअली वो प्रॉपर नहीं है। कुछ ऐसे रिपोर्टिंग ऑफिसर रिमार्क दे दिया कि जो रिव्यूइंग ऑफिसर वो ये सोचता है कि ये एक्चुअली प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कि क्रिप्टिक, वो उसको लगता है कि ये बायस जैसा ये रिमार्क्स दिया है, तो उस केस में रिव्यूइंग ऑफिसर कुछ एडिशनल रिमार्क्स दे सकता है, क्योंकि रिव्यूइंग ऑफिसर वो चेक किया कि जो रिमार्क्स दिया है रिपोर्टिंग ऑफिसर तो वो उसमें बहुत ब्रीफ हो गया, बहुत छोटा हो गया, और वेग भी है, बेसलेस, कुछ ऐसा रिमार्क दिया है जो बेसलेस है, वो एक्यूरेट रिमार्क नहीं है, और कुछ क्रिप्टिक है जो एक्चुअली जो एम्प्लॉय का जो वर्क है उसके हिसाब से उसको रिमार्क नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ है। तो वहां पर भी जो कुछ एडिशनल रिमार्क, वो रिमार्क को वो हाथ नहीं लगाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो कुछ एडिशनल रिमार्क्स उसके ऊपर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसको काट देगा, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिमार्क दे उसको काट कर उसके ऊपर रिमार्क देगा, ऐसा नहीं। रिपोर्टिंग ऑफिसर का रिमार्क रहेगा मगर कुछ एडिशनल रिमार्क्स उसको देगा, ओके। यदि वो रिव्यूइंग ऑफिसर डिटेक्ट करता है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर का रिमार्क क्रिप्टिक है, कि वेग है, कि टू ब्रीफ है। समझ में आ रहा है? तो एडिशनल रिमार्क्स के ऊपर में थोड़ा एनसर्कल कर दिया। द रिमार्क्स ऑफ द रिव्यूइंग ऑफिसर हिमसेल्फ शुड नॉट बी वेग, यहां पर भी आ गया द रिमार्क्स ऑफ द रिव्यूइंग ऑफिसर हिमसेल्फ शुड नॉट बी वेग और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टू अनदर रिमार्क गिवन बाय हिमसेल्फ इन द अपर। तो सिमिलरली जब रिव्यूइंग ऑफिसर उसका रिमार्क देगा वो भी वेग नहीं होगा, वो भी बेसलेस नहीं होगा, वो भी एक्चुअली बहुत इम्पार्शियली उसको रिमार्क देना है। तो ऐसा कुछ रिमार्क्स देगा एक्चुअली, इट मीन्स वो जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसको पॉजिटिव रिमार्क देना है मगर नेगेटिव दे दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी रिव्यूइंग ऑफिसर इम्पार्शियली काम करना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, where the reviewing officer is not sufficiently familiar with the work of the government servant reported upon so as to be able to arrive at a proper and independent judgment of his own, it should be his responsibility to verify the correctness of the remarks of the reporting officer after making such inquiries as he may consider necessary। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो रिव्यूइंग ऑफिसर भी एक्चुअली एटलीस्ट 3 months वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर का वर्क को ऑब्जर्व करेगा, नहीं कि। और कभी कभी रिव्यूइंग ऑफिसर ये सोचता है कि ज्यादा वो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर का रिपोर्ट को जो रिव्यू वो करता है, वो ये सोचता है कि मैं उसको उसका जो वर्क है मैं सफिशिएंटली फैमिलियर नहीं हूं, ठीक है। तो उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट जजमेंट और प्रॉपर जजमेंट लेने के लिए कुछ दिक्कत होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर का रिपोर्ट को वो रिव्यू कर रहा है उसको वो प्रॉपरली सपोज जज नहीं किया है, कि उसका वर्क के साथ इतना फैमिलियर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे सकता है। तो उस केस में वो रिपोर्टिंग ऑफिसर का रिमार्क को देखेगा, ओके। तो इस केस में वो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिमार्क दिया है उसके हिसाब से उसको देखेगा, वो उसको चेक करेगा और उसके हिसाब से रिव्यूइंग ऑफिसर रिमार्क देगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रिव्यूइंग ऑफिसर ये सोचता है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाता है रिव्यूइंग ऑफिसर कभी कभी सोचता है कि ये जो एम्प्लॉय है उसका वर्क के ऊपर मैं इतना फैमिलियर नहीं हूं, कि उतना वर्क को मैं इतना जज नहीं किया, मैं ठीक से सुपरवाइज नहीं किया, तो मैं इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे सकता। तो उस केस में वो किसका रिपोर्ट को देखेगा? रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिमार्क्स को देखेगा, उसको देखकर वो फिर उसका रिमार्क्स को देगा, ठीक है। तो ये था कुछ रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर।
अभी इंटीग्रिटी कॉलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटीग्रिटी कॉलम होता है वहां पर क्या क्या रिमार्क्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो कैसा रिमार्क्स देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, वही दिया है। द रिमार्क्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी कॉलम शैल बी मेड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। वन ऑफ द 3 ऑप्शंस दिया है। क्या क्या ऑप्शन दे सकता है रिपोर्टिंग ऑफिसर इंटीग्रिटी कॉलम में? बियॉन्ड डाउट, अच्छा है। यदि वो डाउट करता है इंटीग्रिटी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर का वर्क के ऊपर वो सस्पेक्ट करता है, तो एक सीक्रेट नोट ओके मस्ट बी रिकॉर्डेड। एक सीक्रेट नोट वहां पर रिकॉर्ड होगा, मस्ट बी रिकॉर्डेड। यदि वो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर थोड़ा उसका इंटीग्रिटी के ऊपर वो डाउट करता है कि उसको सस्पेक्ट करता है, तो उसको सीक्रेट नोट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको एक सीक्रेट नोट देना है। उसको जो इंटीग्रिटी कॉलम को ब्लैंक छोड़ेगा और वहां पर जो एक स्पेस होगा वो वहां पर एक सीक्रेट नोट देगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड जो इंटीग्रिटी कॉलम में क्या होगा? नॉट वॉज द ऑफिसर्स वर्क फॉर सफिशिएंट टाइम टू फॉर्म ए डेफिनेट जजमेंट बट नथिंग एडवर्स हैज बीन रिपोर्टेड टू मी अबाउट द ऑफिसर। ये हो सकता है एटलीस्ट 3 मंथ्स वो ऑब्जर्व करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर, और यहां पर क्या है वो ये लिखता है कि मैं सफिशिएंट टाइम एक्चुअली ऑफिसर्स वर्क को जजमेंट नहीं किया, मगर मेरे पास उसके ऊपर कुछ एडवर्स रिमार्क्स नहीं है। तो ये इसी तरीके से इंटीग्रिटी कॉलम को फिलअप किया जाएगा। बियॉन्ड डाउट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड में यदि वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर का इंटीग्रिटी के ऊपर सस्पेक्ट करता है तो एक सीक्रेट नोट देगा, उसको ब्लैंक रख के वो सीक्रेट नोट देगा। और थर्ड चीज क्या है, वो ये लिख देगा इंटीग्रिटी कॉलम में, मैं उसका सफिशिएंट एक्चुअली फॉर सफिशिएंट टाइम एक्चुअली आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर but I am clear that any type of I could not receive any type of adverse remark about him or her। मुझे कुछ ऐसा कुछ adverse remark उसके ऊपर नहीं मिला है। तो ये इंटीग्रेट कॉलम, ये तीनों को आपको रिमेंबर करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, गैप इन द अपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप कभी कैसे हो जाता है? जैसे कोई एम्प्लॉई छुट्टी में चला गया, अनऑथराइज लीव, डाइज नॉन, अनऑथराइज लीव ले लिया, वो क्या किया, प्रॉपर तरीके से वो लीव अथॉरिटी से लीव नहीं लिया, वो रह गया। और कभी कभी क्या है उसको अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इस केस में कभी कभी क्या है, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्चुअली उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं करता है, तो वहां पर एक गैप आ जाता है, और गैप आ जाएगा तो नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द रीजंस, नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट मेंशन करके एक रीजंस वहां पर दिया जाएगा। कि रीजंस में क्या होगा, द ऑफिसर हैज नॉट वर्क फॉर मिनिमम 3 मंथ्स अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर। मिनिमम 3 मंथ्स काम नहीं कर पाया क्योंकि वो लीव में चला गया, कभी कभी ट्रेनिंग में चला गया, कभी कभी अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इस केस में एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको ऑब्जर्व करना है, मगर एटलीस्ट 3 मंथ्स भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, लीव में चला गया, ट्रेनिंग में चला गया, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इस केस में एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको वो ऑब्जर्व नहीं किया। तो इस केस में रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट इंडिकेट करके रीजन भी देगा। ठीक है, तो अपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय लैप्स ऑफ द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रिमार्क्स बाय द रिटायर्ड रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग। कभी कभी रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर्ड हो गए। आप जानते हो कि रिटायरमेंट जिस डेट में वो रिटायरमेंट होता है, तो 1 मंथ के अंदर एक्चुअली उनको भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के ऊपर रिपोर्ट देना है। आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या रिटायर्ड ऑफिसर वो अपर में रिपोर्ट कर सकता है? कर सकता है, मगर विद इन 1 मंथ एक्चुअली आफ्टर द रिटायरमेंट। जब जिस डेट में रिटायरमेंट हुआ 1 मंथ के अंदर उसको रिपोर्ट देना है। तो कभी कभी क्या है, वो ये सोचते हैं कि ये एटलीस्ट 3 मंथ्स हमारे अंडर काम नहीं किया, क्योंकि वो कभी कभी लीव में चला गया, कभी ट्रेनिंग टूर में चला गया, कभी कभी अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इसके वजह से एक्चुअली he could not do work 3 months under the reporting officer। तो इस केस में रिपोर्टिंग वो गैप, वही गैप है, गैप इन द अपर। उस केस में नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट होगा और रीजंस भी इसी रीजन के वजह से एक्चुअली उसका अपर को कंप्लीट नहीं किया गया, रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी बढ़िया पार्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डेपुटेशन फॉरेन सर्विस का बात आता है। डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में आपको याद रखना है, पेरेंट डिपार्टमेंट ही तो 2 होता है कि लैंडिंग डिपार्टमेंट जो है वो पेरेंट डिपार्टमेंट है, और जहां पर वो फॉरेन सर्विस के डेपुटेशन में जाता है कंसर्न एम्प्लॉई, उसको हम बोरोइंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। और यहां पर जब अपर का बात आएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट ही मेंटेन करेगा,
it is the responsibility of the parent department to maintain the APAR of the concerned employee who has gone for deputation or for foreign service. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही दिया है इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स who are deputed to other departments, state governments, or are on foreign service, the APAR should be maintained by their parent department. तो यहाँ पर parent department ही APAR मेंटेन करेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी आपका मन में आएगा वो अभी तो बोरोइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और बोरोइंग डिपार्टमेंट ही ओनली इट मीन्स APAR मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं। बोरोइंग डिपार्टमेंट उसका वार के ऊपर इन्फॉर्म कर देगा वो क्या काम कर रहा है, बोरोइंग डिपार्टमेंट लेंडिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देगा पेरेंट डिपार्टमेंट को। एक्चुअली पेरेंट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही ही मीन्स उसका APAR को मेंटेन करेगा। जो भी टाइमलाइन नॉर्मल जैसा टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के हिसाब से उसका APAR को मेंटेन करेगा, चाहे वो बोरोइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मगर पेरेंट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका APAR को मेंटेन करेगा। ओके, as usual वही the periodicity of such confidential reports should be the same as in the parent department. So it will be the responsibility of the parent departments to obtain the reports. वो reports obtain करेगा। जो lending department है, parent department है, वो reports actually receive करेगा borrowing department से, मगर parent department का responsibility है वो जो concern employee वो deputation में गया है कि foreign service में गया है उसका APAR को maintain करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है श्री एक्स एन ऑडिटर, जो ऑडिटर का नाम एक्स है, वॉज इशूड चार्जशीट, उसको चार्जशीट इशू हुआ 26 दिसंबर 21 में। ही वॉज अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑन 10 अप्रैल 2022। So what would be the effect of punishment on the APAR for 2021-22 and 2022-23? ये क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली जो एक्स जो ऑडिटर है उसको चार्जशीट मिला था 26 दिसंबर 21 में चार्जशीट मिला था, मगर उसको पनिशमेंट मिला 10 अप्रैल 2022। तो व्हाट वुड द इफेक्ट होगा, ये जो पनिशमेंट मिला ये कौन सा APAR में मेंशन होगा, वही क्वेश्चन पूछा है। ओके, कौन सा आइदर 2021-22 में मेंशन होगा ना 2022-23 में मेंशन होगा। आपको मैं बता देता हूं, जिस ईयर में एक्चुअली उसको पनिशमेंट अवार्ड होगा उसी ईयर में उसी ईयर का APAR में वो मेंशन होगा। जिस ईयर में उसको चार्जशीट मिला था छोड़ दो, मगर जिस ईयर में उसको एक्चुअली पनिशमेंट अवार्ड हुआ उसी ईयर में उसको उसका APAR में वो मेंशन होगा, क्योंकि कभी भी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है उसमें जो पेनल्टी अवार्ड होगा वो तो APAR में मेंशन होगा। मगर यहाँ पर आप चार्जशीट के ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ पर देखो किस ईयर में उसको जो पनिशमेंट अवार्ड किया गया और वो APAR में मेंशन होगा। तो यहाँ पर क्लियर है उसका जो उसको अवार्ड किया गया 2022-23, क्योंकि हम जो APAR जब APAR होता है अप्रैल टू मार्च नहीं कि, तो आप देखिए उसको 26 दिसंबर 2021 में एक्चुअली चार्जशीट इशू हुआ, मगर एक्चुअली 10 अप्रैल 2022 में एक्चुअली उसको पनिशमेंट अवार्ड हुआ। तो किस APAR में वो पनिशमेंट को मेंशन किया जाएगा ना, मेंशन किया जाएगा 2022-23 APAR में। ठीक है, उसका जो उसको जो पनिशमेंट मिला वो जो अवार्ड मिला वो एक्चुअली उसका APAR में मेंशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, श्री एक्स ए सीनियर ऑडिटर वर्कड अंडर AAOY, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है वाई है, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2022 to 31st July 2022। श्री एक्स वाज ऑन EL फॉर 40 days फ्रॉम 1/6/2022 to 10th July 22। श्री वाई इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ अदर ऑफिस फ्रॉम 4 September 2022। whether श्री वाई जो AAO हुए वाई कैन राइट द APAR ऑफ श्री एक्स। तो यहां पर देखिए जो एक्स है वो किसके अंडर में काम कर रहा है, वाई के अंडर में काम कर रहा है। एक्स जो काम कर रहा है अंडर वाई, क्योंकि एक्स एक सीनियर ऑडिटर है और वाई है जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो उसका एक्स का जो सुपीरियर अथॉरिटी वाई है तो वाई ही उसका APAR लिखेगा। मगर वो कितना दिन तक काम किया, 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 months एक्चुअली वो काम किया। ठीक है, 4 months एक्चुअली काम किया वाई के अंडर।
ओके, मिस्टर एक्स ने 4 मंथ्स काम किया, मगर उसमें 40 डेज ईएल ले लिया। कितना ईएल ले लिया? 40 डेज। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि मोर देन 15 डेज आपका छुट्टी, आप लीव ले जाते हो, कोई भी लीव मोर देन 15 डेज हो जाता है तो वो डेबिट होगा। नहीं कि लेस देन 15 डेज एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेबिट नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 15 डेज मींस डेबिट होगा। तो 4 मंथ से 40 ईएल आप डेबिट कर दो, लेस देन 3 मंथ्स हो गया। तो मिस्टर वाई एक्चुअली एटलीस्ट 3 मंथ्स उसका वर्क को ऑब्जर्व नहीं किया, तो यहां पर मिस्टर वाई जो है उसका राइट नहीं है कि वो रिपोर्ट करे, वो रिपोर्ट लिख सकता है मिस्टर एक्स का, क्योंकि वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली एक्स जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वाई का, ओनली 4 मंथ्स उसके अंडर काम किया और उसमें 40 ईएल ले लिया। तो 40 ईएल आप डेबिट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 मंथ्स नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्चुअली मिस्टर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर वाई है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्चुअली वर्क को ऑब्जर्व करना है, और एटलीस्ट 3 मंथ्स वो ऑब्जर्व नहीं किया, तो इस केस में वो रिपोर्ट नहीं लिख सकता। ठीक है, तो वही है, ये क्वेश्चन उसी तरीके से आपको क्लैरिफाई में कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अनदर क्वेश्चन है, कैन रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू द एससीआरस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट? हाँ, रिव्यूइंग ऑफिसर जो है वो एससीआर लिख सकता है, मगर वही रूल है, मैं बताया था कि जिस डेट में वो एक्चुअली रिटायर्ड होगा 1 मंथ के अंदर उसको अपार को लिखना है। ठीक है, रिटायरमेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर उनका रिटायरमेंट हो जाता है, मगर जो जिस डेट में उनका रिटायरमेंट होगा 1 मंथ के अंदर उनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का अपर को लिखना है। ओके, 1 मंथ क्रॉस हो जाएगा मीन्स उनका राइट नहीं रहेगा, वो रिपोर्ट नहीं लिख सकते, तो वही है। और व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन ए रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर्स एंड न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर? तो अभी जो रिव्यूइंग ऑफिसर उसका रिटायरमेंट हो गया, और जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर आया वो 3 मंथ्स उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व करना चाहिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, वो एटलीस्ट 3 मंथ्स भी ऑब्जर्व नहीं किया, तो वहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्या है, पहला चीज, रिव्यूइंग ऑफिसर अपर लिख सकता है, मगर रिटायरमेंट से 1 मंथ के अंदर। वही एस, रिव्यूइंग ऑफिसर कैन रिव्यू द रिपोर्ट विद इन 1 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट। क्लियर है, चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर हो कि चाहे रिव्यूइंग ऑफिसर हो, उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो 1 मंथ के रिटायरमेंट से 1 मंथ के अंदर वो रिपोर्ट लिखेंगे और रिव्यू करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट लिखेगा और रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू करेगा। यहां पर वही है, यदि जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर आया, वो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर उसको भी एटलीस्ट 3 मंथ्स इट मींस बेसिकली ऑब्जर्व करना है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, मगर एटलीस्ट वो 3 मंथ्स एक्चुअली वो ऑब्जर्व नहीं किया है, तो ऑब्जर्व नहीं किया है तो रिव्यू नहीं कर सकता। तो वही दिया है, न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर इज नॉट हैविंग 3 मंथ्स एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ द ऑफिसर रिपोर्ट अपन, तो रिव्यूइंग पोर्शन क्या होगा? विल बी लेफ्ट ब्लैंक विद सूटेबल नोट, क्योंकि जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर आया वो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि उसका 3 मंथ्स एक्सपीरियंस नहीं है। यदि 3 मंथ्स एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो 3 मंथ्स ऑब्जर्व नहीं किया, तो उस केस में वो क्या करेगा कि जो रिव्यूइंग पर्सन है वो ब्लैंक रहेगा। ये चीज को आप याद रखिए, रिव्यूइंग पर्सन ब्लैंक रहेगा और एक नोट वो दे देगा कि मैं एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया, तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता, एक सुइटेबल नोट दे देगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा बढ़िया रकम से समझाया मैं। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। यहां पर और एक चीज है, रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्स वाज सस्पिशियस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द रिपोर्टी एम्प्लॉय while writing APAR for the period from 1 April 21 to 31 March 22. On 15/4/22, inquiry was initiated, and on receipt of inquiry report, the employee was found guilty, and punishment was issued on 15th October 2022. How integrity column for the APAR of 2021-22 will be completed? तो यहां पर देखिए, जो ये है रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके, मिस्टर एक्स जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो रिपोर्टिंग एम्प्लॉय के ऊपर वो सस्पेक्ट किया, उसका इंटीग्रिटी के ऊपर वो सस्पेक्ट किया। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, ये तो रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्स हो गया, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर के ऊपर वो सस्पेक्ट किया उसका इंटीग्रिटी के ऊपर। ठीक है, OFF लिख दिया, इसको वो क्या किया ना, उसका इंटीग्रिटी के ऊपर सस्पेक्ट किया, तो वो अभी आप पर लिखेगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च। किसमें लिखेगा ना, 15 अप्रैल में वो लिखेगा, क्योंकि जो 2021, ठीक है, 1/4/2021 टू 31 मार्च
तो 2021 का जो वो रिपोर्ट अभी लिखेगा, नहीं कि 2021-22 का जो रिपोर्ट लिखेगा 15 अप्रैल में लिखेगा, मगर उसके ऊपर इंक्वायरी चला, वो जो सस्पेक्ट कर रहा है ना उसके ऊपर इंक्वायरी चला, और इंक्वायरी का जो थोड़ा रुकिए, जो इंक्वायरी के ऊपर जो रिपोर्ट आया, इंक्वायरी के ऊपर जो रिपोर्ट कब आया ना, 15 अक्टूबर में रिपोर्ट आया, ठीक है। तो इंटीग्रिटी कॉलम में वो क्या करेगा, मैं बताया था, यदि वो सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसका इंटीग्रिटी कॉलम ब्लैंक रहेगा, एक सीक्रेट नोट वहां पर जाएगा, वही है इंटीग्रिटी कॉलम फॉर द अपर 2020 विल बी लेफ्ट ब्लैंक, सीक्रेट नोट होगा। ये अभी बताया था मैं, इंटीग्रिटी कॉलम में जो 3 ऑप्शंस था, यदि आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो सपोज उसके ऊपर इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी में भी रिपोर्टी जो ऑफिसर है वो गिल्टी रहा, ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो सस्पेक्ट किया था उसका इंटीग्रिटी के ऊपर वो एक्चुअली प्रूव हुआ, तो इसमें क्या होगा ना, उसका जो इंटीग्रिटी कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा और वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक सीक्रेट नोट देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और एक क्वेश्चन है, श्री एक्सान assistant audit officer was denied promotion to the post of audit officer on the grounds that there were adverse entries in his APAR which were not communicated to him। तो ये जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो ये जो एक्स है एक्चुअली ये AAO है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, उसका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन किस पोस्ट को होगा, इट मीन्स ऑडिट ऑफिसर को उसका प्रमोशन होगा, मगर यह है कि अपार में कुछ एडवांस रिमार्क्स है, ठीक है, अपार में उसको एडवांस एंट्रीज हो गया, तो मगर उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, एक्स को कम्युनिकेट नहीं किया गया, एडवर्स रिमार्क्स दिया गया है उसका अपार में, मगर उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, क्या उस ग्राउंड में उसका प्रमोशन को मना कर दिया जाएगा? तो इस केस में एक्चुअली उसका प्रमोशन को मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी एडवर्स एंट्री होता है वो इन्फॉर्म किया जाएगा। यदि उसका अपार में मिस्टर एक्स का अपार में एडवर्स एंट्री हुआ तो मिस्टर एक्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया गया और ये प्रूव किया गया कि अपार में एडवर्स एंट्री है और उसका प्रमोशन ऑडिट ऑफिसर को नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। एडवर्स एंट्री है तो मिस्टर एक्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका अपार में एडवर्स एंट्री हुआ, तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि नहीं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन में आप देखिए, उसका जो एडवर्स एंट्री हुआ अपार में उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो उसके वजह से उसका प्रमोशन को नहीं रोक सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको टैकल करोगे, ठीक है। चलो ग्रेडिंग देखेंगे, ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेडिंग होता है 1 to 10 होता है ग्रेडिंग, ओवरऑल ग्रेड ऑन ए स्कोर ऑफ 1 to 10 विल बी बेस्ड ऑन, आप जानते हो। तो यहां पर एक्चुअली 3 एरिया में ग्रेडिंग होता है। एक वर्क आउटपुट, मैं बताया था प्रीवियस क्लास में, वर्क आउटपुट में क्या होता है, आपका वर्क में आपका एबिलिटी क्या है, आपका वर्क में आपका पोटेंशियलिटी क्या है, ठीक है, आपका वर्क को आप कैसे किया, तो जो कुछ पैरामीटर्स होता है वर्क आउटपुट के ऊपर, आपका एबिलिटी, आपका पोटेंशियलिटी, आपका एफिशिएंसी, आपका स्किल पावर, ये सब जज किया जाता है। जो वर्क आउटपुट, वहां पर वेटेज 40% होता है, ठीक है। और सेकेंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, 30% आएगा वेटेज। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में बताया था आपका कैरेक्टर, आपका कंडक्ट, आपका इंटरपर्सनल रिलेशन, आपका लीडरशिप क्वालिटी, तो ये सब आ जाता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स में। आपका कम्युनिकेशन स्किल, कंडक्ट, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशन, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आ जाता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स में, उसका वेटेज 30%। और नेक्स्ट फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, इसका वेटेज भी आता है 30%। 100% हो गया कि नहीं? वर्क आउटपुट के ऊपर 40%, पर्सनल एट्रीब्यूट्स 30% और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के अंडर क्या है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिया था, आप क्या स्ट्रैटेजी किया था, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका कोऑर्डिनेशन, आप कैसे आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ग्रूमिंग किया था, मोटिवेट किया था, ये सब आ जाता है फंक्शनल एबिलिटी में। न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू इनिशिएटिव्स, समझ में आ रहा है, न्यू डिसीजन मेकिंग की कोऑर्डिनेशन इन वर्क कि हाउ कुड यू मोटिवेट योर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ये सब आ जाता है। तो ये 40%, 30%, तो तीनों में एक्चुअली डिफरेंट क्राइटेरियाज है। मैं जिन जिन पॉइंट्स को बताया उसमें एक्चुअली मार्क दिया जाता है और फिर मीन मार्क आता है, नहीं कि? तो ग्रेडिंग जो होगा 1 to 10 होगा।
तो ओवरऑल ग्रेडिंग विल बी द ओवरऑल, ये सेंटेंस को याद रखना है, द ओवरऑल ग्रेडिंग विल बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ द मेन वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स इन प्रोपोर्शन टू वेटेज असाइन्ड। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है, वर्क आउटपुट में बहुत क्राइटेरिया है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या क्राइटेरिया है, फंक्शनल कॉम्पिटेंस में क्राइटेरिया है, मैं अभी आपको बताया और आगे में भी डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, यहां पर देख लीजिए उसको, अपर्स ग्रेडेड, आपको अपर्स ग्रेडेड बिटवीन 8 एंड 10, जो वर्क आउटपुट में जो क्राइटेरिया है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्राइटेरिया है, फंक्शनल एबिलिटीज में क्राइटेरिया है, उसमें आपको 8 to 10 ऐसे ग्रेडिंग हुआ तो वहां पर आपको एवरेज बेसिस में 9 मिलेगा, तो 9 मींस आउटस्टैंडिंग होगा। तो बिटवीन 8 एंड 10 यदि आपको ओवरऑल ग्रेड मिलता है तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। और जब भी ग्रेडिंग ऐसे 8 सभी समय जो भी क्राइटेरिया है 8 10 उसको मार्क दे दिया गया तो एवरेज कितना आएगा, 9 आएगा, वो 9 आउटस्टैंडिंग होगा। और आपको याद रखना है बिटवीन 8 एंड 10 आपको ओवरऑल ग्रेडिंग आता है तो वो आउटस्टैंडिंग है। चलो नेक्स्ट है आप ग्रेड अपर्स ग्रेडेड बिटवीन 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8, माने विद इन 6 एंड 8, विद इन 6 8 ऐसे नंबर आएगा तो आपको एवरेज स्कोर 7 आएगा। तो वहां पर विद इन 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8 तो 7 मीन मार्क कितना आया, 7 आया, तो इट मीन्स वेरी गुड। तो आपको याद रखना है यदि आपको जो ओवरऑल ग्रेड 6 to 8 के अंदर है तो आपको वेरी गुड मिलेगा। और सिमिलरली अपर्स ग्रेडेड बिटवीन 4 एंड 6 शॉर्ट ऑफ 6, बिटवीन 4 एंड 6, 4 एंड 6 शॉर्ट ऑफ 6, बिटवीन 4 एंड 6 आपको मिलता है तो गुड। तो यहां पर जैसे सभी जो क्राइटेरिया है ऐसे मार्क आ गया 4 6 तो आप मीन स्कोर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, है कि? तो ऐसे आपको याद रखना है ओवरऑल ग्रेड यदि 4 to 6 के अंदर होता है तो आपको गुड मिलता है। और यदि आपका अपर्स ग्रेड बिलो 4 हो जाता है, जो भी क्राइटेरियाज है सभी में आपको बिलो 4 मार्क दे दिया गया तो वहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर्स ग्रेडेड बिलो 4 विल बी गिवन ए स्कोर ऑफ 0, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जब ग्रेड्स ऑफ 1 2 की 9 10 ऐसे आपको ओवरऑल ग्रेड दिया जाता है तो वहां पर आपको जस्टिफाई करना है, इतना कम ग्रेड दे दिया गया और 9 10 दे दिया गया तो वहां पर आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आप थोड़ा देख लीजिए। चलो नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, असेसमेंट देखेंगे। ये जो 40% है असेसमेंट ऑफ वर्क आउटपुट, वेटेज 40% है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्लान्ड वर्क और वर्क अलॉटेड एज पर सब्जेक्ट्स अलॉटेड, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो वर्क अलॉट किया गया, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आपका जो वर्क है, आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्वालिटी क्या है, आपका एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, और आप क्या एक्सेप्शनल वर्क अनफोर्सिन टैक्स आप किया है, एक्सेप्शनल वर्क आप किया है, आपका जो वर्क आउटपुट के ऊपर आप क्या एक्सेप्शनल वर्क किया है, तो ये सब क्राइटेरियाज है, इसमें आपको मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 to 10 मार्क दिया जाएगा, ठीक है, और वेटेज 40% रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वन, पर्सनल एट्रीब्यूट्स का बात आएगा। पर्सनल एट्रीब्यूट्स वेटेज 30% है, जैसे एटीट्यूड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम स्पिरिट, कैपेसिटी, टाइम लिमिट, इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब आता है। क्या आपका एटीट्यूड है, आप कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हो, आप कितना डिसिप्लिन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, और आपका टीम स्पिरिट क्या है, आप कितना कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हो, आपका इंटरपर्सनल रिलेशन वहां पर आ जाता है। टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट के अंदर आपका कैपेसिटी क्या है वर्क करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है, ये सब आ जाता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स में। तो वेटेज 30% है, ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट जो लास्ट वन आएगा फंक्शनल एबिलिटी, इसमें आप नया चीज क्या किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एबिलिटी की, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कि आप कैसे आपका सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट डेवलप किया, ये सब फंक्शनल एबिलिटी आता है और वेटेज 30% है, ठीक है। तो ये आपको जो मेन 3 पैरामीटर्स है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है उसको मैं एक क्लैरिफाई किया, ठीक है। चलो अभी टाइमलाइन चलेंगे। जैसे टाइमलाइन में फर्स्ट क्या है, आपको ब्लैंक का पर 31 मार्च तक दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपका सेल्फ अप्राइजल जो है, आप सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट आप जो दोगे 15 अप्रैल के अंदर आपको देना है। सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्राइजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर को बाय ऑफिसर टू बी रिपोर्टेड अपॉन 15 अप्रैल। इट मीन्स आपको ब्लैंक रिपोर्ट 31 मार्च में दे दिया जाएगा, तो आप 15 अप्रैल के अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर को आपका सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट देना है।
ये जो डेडलाइन है वो सरपास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है, आप अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे दिया, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करके रिव्यूइंग ऑफिसर को जून 30 जून, ठीक है। यहां पर बेसिकली 1 मंथ अराउंड 45 डेज हो गया, क्योंकि अप्रैल 15 में सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आ गया, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करके रिव्यूइंग ऑफिसर को वो सबमिट करेगा 30 जून, ठीक है। फिर रिव्यूइंग ऑफिसर उसको रिव्यू करेगा और जो किसको सेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन और जो सीआर सेक्शन और सेल है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को दे देगा 31 जुलाई। तो 1 मंथ के अंदर वो रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू करके रिव्यूइंग ऑफिसर को मिल जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर से जो रिपोर्ट मिल जाएगा 30 जून में, और रिव्यूइंग ऑफिसर उसको रिव्यू करके 31 जुलाई के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन है कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सेक्शन है, सेल है, जहां पर आपका रिसीव किया जाता है कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वेयर एवर प्रोवाइडेड 31 जुलाई में देना है। और यहां पर अभी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो रिव्यूइंग ऑफिसर से रिसीव किया वो उसका अप्राइजल देगा और वो कंप्लीट करना है उसको 31 अगस्त के अंदर, ठीक है। तो तीनों चीज हो गया, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, देन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो 31 अगस्त में वो उसको अप्राइजल देना है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को उसके अंदर। फिर आपका रिपोर्ट आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। यदि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सेल, जहां पर आपको रिसीव किया जाता है 1 सितंबर में आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि आपको आपका ग्रेड, जो अपर का ग्रेड, यदि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो 15 सितंबर में आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को उसका अपर को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो विदाउट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है 1 सितंबर, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है 15 सितंबर। और नेक्स्ट आपको जब मिल गया, जिस डेट में आप अपर रिसीव करोगे, सपोज आप ऐसा कुछ देखा, कुछ एडवर्स एंट्री हुआ है, तो आप रिप्रेजेंटेशन 15 डेज के अंदर देना है आपको, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब आपको कम्युनिकेशन मिला, आपको अपर डिस्क्लोज हो गया, आप देखा कि कुछ नेगेटिव रिमार्क से, कुछ एडवर्स रिमार्क से आप अपर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो जिस डेट में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा उससे 15 दिन के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आप तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सेल है, जो अपर सेल है, वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपका रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करेगा। यदि जहां पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है 21 सितंबर, क्योंकि 1 सितंबर में वहां पर डिस्क्लोज हुआ था और 21 सितंबर में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है, तो 1 सितंबर में एक्चुअली आपका रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया गया था, रिपोर्टिंग ऑफिसर को, रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए उसको डिस्क्लोज किया गया था। और जहां पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी था वहां पर सितंबर 15 में डिस्क्लोज किया गया था। तो जहां पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है, यदि सबऑर्डिनेट ऑफिसर वो रिप्रेजेंटेशन देता है तो 21 सितंबर, और जहां पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वहां पर 6 अक्टूबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन को सीआर सेल को रिप्रेजेंटेशन जाएगा। तो जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सेल है कि अपार सेल है, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा, जहां पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है 6 अक्टूबर में। और जिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा रिप्रेजेंटेशन, तो उसको 1 मंथ के अंदर, जिस डेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया, वो रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ कंसल्ट करके उसको 1 मंथ के अंदर उसको डिस्पोज करेगा, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट consult with reporting officer and reviewing officer and try to dispose it within 1 month of receipt of representation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और जो भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मिला, कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी डिसीजन लिया वो अपर सेल को जाएगा, ऑन द रिप्रेजेंटेशन बाय द अपर सेल। तो वही अपर सेल 15 नवंबर ये डेडलाइन है, आपको डिस्क्लोज करेगा कि आप जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, क्योंकि आप जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वो एक्चुअली अपर सेल को गया था, फिर अपर सेल उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा था। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब डिसीजन ले लिया, जो भी डिसीजन लिया वो अपर सेल को आएगा, और अपर सेल क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा
रिपोर्टिंग ऑफिसर की सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि आपको ओवरऑल ग्रेड आपका चेंज हुआ कि चेंज नहीं हुआ, कि आप जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वो रिजेक्ट हुआ, कि आपका ग्रेड को चेंज किया गया। ये जो है 15 नवंबर में इन्फॉर्म किया जाएगा और पूरा एंटायर अपार प्रोसेस एक्चुअली कंप्लीट होगा 30 नवंबर। आपको डेडलाइन है, पूरा कंप्लीटली अपार रिकॉर्ड को रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट होगा 30 नवंबर। तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी इंटरव्यू फेस करोगे, कभी वाइवा फेस करोगे, टाइमलाइन के ऊपर भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन, अभी क्वेश्चंस देखेंगे। 15 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, ही शुड राइट अपर्स फॉर ऑल द स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल, he should write uppers for all the staff under his control up to the date of his transfer within dash of his transfer। हम जानते हैं कि यदि मिडिल ऑफ द ईयर में रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर होता है तो वो जितना दिन एक्चुअली सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ऑब्जर्व किया वो उतना पीरियड तक वो रिपोर्ट देगा। मगर जब ट्रांसफर हुआ, अभी एक हम डिस्कस किए थे, ट्रांसफर टाइम में जब उसका ट्रांसफर हुआ इमीडिएटली वो दे सकता है और अदरवाइज ट्रांसफर के बाद देगा, मगर उसका जो टाइम रहेगा विद इन 3 to 5 वीक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसको रिपोर्ट देना है यदि मिडिल ऑफ द ईयर में उसका ट्रांसफर होता है, तो जितना पीरियड वो ऑब्जर्व किया उतना पीरियड के ऊपर वो रिपोर्ट देगा, और चाहे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर, वो 3 to 5, जब जिस डेट में उसका ट्रांसफर हुआ तो उससे आप काउंट कर लो 3 to 5 वीक्स के अंदर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के वर्क के ऊपर रिपोर्ट देगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, determine the grading of the upper. What is the allotted weightage for assessment of work eligibility? अभी मैं बताया था वर्क एलिजिबिलिटी क्या था। जैसे फर्स्ट था वर्क आउटपुट, आप जो काम कर रहे हो वर्क आउटपुट के ऊपर 40% था, पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर 30% था और फंक्शनल एबिलिटी था 30% था। तो 3 पैरामीटर्स होता है, वर्क आउटपुट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, फंक्शनल एबिलिटी, नहीं की तो रेशियो क्या होता है 40 30 30। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्क आउटपुट वेटेज 40% है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स 30% है और फंक्शनल एबिलिटी 30% है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। इन केस ऑफ अपर, ओवरऑल ग्रेडिंग फॉर द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन, जो ओवरऑल ग्रेडिंग दिया जाता है एम्प्लॉय को किसके ऊपर बेस होता है वो, ये 4 स्टेटमेंट दिया है। व्हिच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट वन, करेक्ट हम देखेंगे। ये वर्क आउटपुट तो है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, फंक्शनल कॉम्पिटेंस है, इंटेलिजेंस नहीं है। इसके ऊपर 40% वेटेज होता है और पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर 30% होता है और फंक्शनल कॉम्पिटेंस के ऊपर 30% होता है। नहीं कि इसमें कुछ ये मेन 3 पैरामीटर, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होता है। क्राइटेरियाज में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहां पर जो करेक्ट होगा 1, 2 और 3 होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए करेक्ट वन स्टेटमेंट्स दिया है, करेक्ट हम देखेंगे। देयर मे बी सच ए सिचुएशन दैट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुड बी मोर देन 1 अपर बी रिटन ड्यूरिंग द ईयर। मोर देन 1 अपर, ये करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंसर्न सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई के ऊपर एक से ज्यादा रिपोर्ट लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या है उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो जब सपोज 1 year में वो उसका 3 जगह में ट्रांसफर हो गया तो वो 3 रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करेगा। तो जितना जितना दिन काम करेगा उसके ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करेंगे। मगर ये कंडीशन है कि ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर एटलीस्ट ऑब्जर्व 3 months वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, नहीं कि मगर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उसका रिपोर्ट एक से ज्यादा हो सकता है। ये करेक्ट है। पीरियड ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो रिपोर्टिंग ऑफिसर टू राइट द अपर विल बी रिटन बाय द रिव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, जिस पीरियड में एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है तो वहां पर रिपोर्ट कौन लिखेगा, रिव्यूइंग ऑफिसर लिखेगा। ये भी करेक्ट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्चुअली सपोज आपका वर्क को ऑब्जर्व किया मगर वो 3 months एक्सपीरियंस उसका नहीं है, वो एटलीस्ट 3 months आपका वर्क को ऑब्जर्व नहीं किया, कि जहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है वहां पर रिपोर्ट कौन करेगा, रिव्यूइंग ऑफिसर करेगा। ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ द क्लोज रिलेटिव ऑफ ए रिपोर्टिंग ऑफिसर इज फ्रॉम दैट सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई हुज अपर विल बी रिटन बाय द रिव्यूइंग ऑफिसर। यदि आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर आपका रिलेटिव है,
आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, आपका रिलेटिव आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तो आप उसका रिपोर्ट नहीं लिख सकते, तो उसका रिपोर्ट कौन लिखेगा? रिव्यूइंग ऑफिसर लिखेगा। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स को आप जज करो, मैं उसको प्रीवियस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो तीनों करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पैटर्न क्या है, अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स है इनकरेक्ट, आप फास्ट रिटेट कर लो। इनकरेक्ट हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर डेपुटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, deputation who are deputed to other departments, state governments or are on foreign service, the upper should be maintained by the borrowing department। ये गलत है, क्योंकि डेपुटेशन केस में एक्चुअली जो डेपुटेशन में गया है, जो फॉरेन सर्विस में गया है, उसका अपर कौन मेंटेन करेगा? पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। पेरेंट डिपार्टमेंट लेंडिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो यहां पर बोरोइंग डिपार्टमेंट दे दिया। मैं बताया था, चाहे आप अदर डिपार्टमेंट एक्स कैडर में काम कर रहे हो, मगर आपका अपर मेंटेन जो होगा आपका पेरेंट कैडर करेगा, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। आप जिस बोरोइंग डिपार्टमेंट में अभी गया डेपुटेशन में फॉरेन सर्विस में, वो नहीं करेंगे, वो ओनली रिपोर्ट दे देंगे। आपका वर्क क्या है, आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है, आपका फंक्शनल एबिलिटी क्या है, वो आपका लेंडिंग डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट को दे देंगे, मगर आपका अपर को मेंटेन करेगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट। तो ये गलत हो गया। पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन अपर। डेफिनेटली आपको जो पनिशमेंट अवार्ड हुआ, आपको जो पेनल्टी मिला, वो अपर में मेंशन होगा। और मैं अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया था, जिस ईयर में आपको चार्जशीट मिला वो जरूरत नहीं है, जिस ईयर में आपको पनिशमेंट मिला, जिस ईयर में आपको पेनल्टी मिला, उसी ईयर का अपर में वो मेंशन होगा। तो ये करेक्ट है। इफ द एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर, रिलेवेंट पीरियड्स आर टू बी रिपोर्टेड बाय द कंसर्न रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये करेक्ट है। आपका ट्रांसफर हो गया, एक जगह में आप काम कर रहे हो, अप्रैल टू सितंबर एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम किया, तो अप्रैल टू सितंबर आपका जो ओल्ड ऑफिस था उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करेगा। अभी आप न्यू ऑफिस में चले गए, ट्रांसफर हो गया, आप न्यू हेडक्वार्टर को आप चले गए, न्यू हेडक्वार्टर में आपका न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और वहां पर आप अक्टूबर टू मार्च आपका न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर वो पीरियड को अक्टूबर टू मार्च वो रिपोर्ट करेगा, मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो जो रिपोर्टिंग जब ट्रांसफर होता है, तो ओल्ड स्टेशन में और न्यू स्टेशन में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जितना दिन वो एक्चुअली आपका वर्क को ऑब्जर्व किया, उतना पीरियड के लिए वो रिपोर्ट देंगे। मगर वहां पर कंडीशन क्या है कि ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर मस्ट सुपरवाइज एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट पूछा, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंसिडरिंग एडवर्स रिमार्क्स अंडर द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस में कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, इफ नेसेसरी इन कंसल्टेशन विद द रिपोर्टिंग एंड द रिव्यूइंग ऑफिसर, एंड शैल डिसाइड द मैटर ऑब्जेक्टिवली based on the material placed before him within a period of dash from the date of receipt of representation। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि यदि आप रिप्रेजेंटेशन दिया और रिप्रेजेंटेशन आप जब दे दिया, वो अपर सेल को जाएगा। अपर सेल किसको फॉरवर्ड कर देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। जिस डेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आपका रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया, वो उसका 30 डेज के अंदर डिस्पोज करेगा। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आपका रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया, आप रिप्रेजेंटेशन दे दिए, सपोज आपको अपर डिस्क्लोज किया गया, तो जिस डेट में होगा उसका 15 दिन के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन दोगे, और वो अपर सेल को चला गया। अपर सेल वो रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब रिप्रेजेंटेशन को रिसीव किया, वो 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करना है। वो रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ कंसल्ट करेगा, और जो सफिशिएंट मटेरियल्स है वो उसको कलेक्ट करेगा, और उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा। तो उसको डिसीजन लेना है जिस डेट में वो रिप्रेजेंटेशन को रिसीव करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करना है। तो आंसर मिल गया आपको, आंसर बी इज द आंसर, 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील। यदि आप रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर दिया,
और वो फिर आ गया अपर सेल को, अपर सेल आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आप जो रिप्रेजेंटेशन दिए थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील करोगे। तो जब आपको ऑर्डर मिलेगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन को, जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उसका कितने दिन के अंदर आप अपील करोगे? ओके, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, ऐसा 4 ऑप्शन है। 6 मंथ्स के अंदर अपील करोगे, इसको याद रखना है। यदि आपका रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और आप जिस डेट में उसको आप वो ऑर्डर को आप रिसीव करोगे, उससे 6 मंथ्स के अंदर उसका अगेंस्ट में आप अपील करोगे। क्योंकि कब आप रिप्रेजेंटेशन दोगे? जब आपको एडवर्स रिमार्क मिलेगा तब आप रिप्रेजेंटेशन दोगे। नहीं कि आपका रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो जब रिजेक्ट कर दिया गया तो जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा उसका 6 मंथ्स के अंदर क्या करना है? आपको अपील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। व्हेयर ए रिपोर्टिंग और रिव्यू ऑफिसर रिटायर्स, ये कल क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं पहला वीडियो में ठीक था, मगर ऑप्शन आपको गलत दे दिया था। जब रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का अपर को लिखेगा कितना दिन के अंदर? फॉर द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज हाउ लॉन्ग शुड द अपर बी रिटन, नहीं कि कल ये क्वेश्चन था, तो वो 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना है, यदि चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर हो कि चाहे रिव्यू ऑफिसर हो, यदि उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट करेगा कितना दिन के अंदर? जिस डेट में उसका रिटायरमेंट हुआ 1 मंथ के अंदर वो रिपोर्ट करेगा। यदि रिव्यू ऑफिसर रिटायर होता है तो वो उसका रिटायरमेंट डेट से 1 मंथ के अंदर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कल फर्स्ट पार्ट का वीडियो यही क्वेश्चन था, मगर गलत ऑप्शन में बाई मिस्टेक में कर दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपर? एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ द अबव। तो हम दोनों बोल सकते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट और अप्राइजल रिपोर्ट, आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, वही एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट और अप्राइजल रिपोर्ट, आइदर ए और बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। where a government servant has only one supervisory level above him, as in the case of personal staff attached to officers, the upper assessment will be at the level of dash only. आपके ऊपर ओनली एक ही सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, क्योंकि आपका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी वो रिव्यूइंग ऑफिसर है। और यहां पर दे दिया जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका ओनली एक ही सुपरवाइजरी ऑफिसर है, तो उस केस में उसका अपर असेसमेंट कौन करेगा? रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो भी ओनली एक ही सुपीरियर ऑफिसर है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और ये जो कंडीशन दिया ओनली एक ही सुपरवाइजरी ऑफिसर है, तो वो आपका अपर को पूरा कौन असेस करेगा? रिपोर्टिंग ऑफिसर करेगा। यहां पर तो रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं है ना, नेक्स्ट हायर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेक्स्ट हायर अथॉरिटी नहीं है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग अपर? अपर का ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य क्या है? टू मेक अवेयर द एम्प्लॉय हाउ वेल और अदरवाइज ही इज परफॉर्मिंग हिज जॉब। ये करेक्ट है। आप जॉब, आपका जो जॉब में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको आपका ग्रेड से आपको पता चल जाएगा, जो क्राइटेरियाज है, आपको क्या क्या मार्क मिला उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ये एक ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प द एम्प्लॉय टू प्लान हिज कैरियर डेवलपमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो अपर को देखकर आप आपका कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर सोचोगे, क्योंकि अपर सभी समय क्या है? एक इंप्रूवमेंट के लिए है, एक वो डेवलपमेंटल है, वो जजमेंटल नहीं है। सभी समय वो अपर रिकॉर्ड ये बोलता है कि आप किस एरिया में आपका वीकनेस है, किस एरिया में आपका डिफेक्ट है, तो उसी एरिया में आप ज्यादा काम करो, तो डेफिनेटली वो एरिया में आप एक्सेल करोगे और आपको ज्यादा आपको ग्रेड मिलेगा। नहीं कि तो वो कैरियर एडवांसमेंट के ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं अपर डेवलपमेंटल होता है, जजमेंटल नहीं। ये भी ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। टू मेक एम्प्लॉय अवेयर ऑफ हिज डिफेक्ट्स एंड हेल्प्स ओवरकम्स देम बाय टेकिंग स्पेशल एफर्ट्स। ये भी करेक्ट है। आप आपका वीकनेस, आपका डिफेक्ट को आप डिटेक्ट करते हो, उसके ऊपर काम करोगे, उसको ओवरकम करोगे, यही है।
अपर रिकॉर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है ये, तो तीनों ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which among the following with regard to upper is or are correct? करेक्ट देखेंगे। there is no objection to two or more independent upper reports being written during a year by different reporting officers, ये करेक्ट है। आपका मैं बार बार बता चुका हूं, आप एक पर्टिकुलर कंसर्न एम्प्लॉय का एक से ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस जिस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करोगे, जितना दिन काम करोगे वो रिपोर्ट लिखेंगे, मगर ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर मस्ट ऑब्जर्व यू फॉर एटलीस्ट 3 months, ये करेक्ट है। इन सच ए केस ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर हैज एटलीस्ट 3 months एक्सपीरियंस ऑन व्हिच ही कैन बेस हिज रिपोर्ट, ये करेक्ट है। व्हेन ए रिपोर्ट हैज टू बी रिटन बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर हु इज अंडर ट्रांसफर, इट शुड बी रिटन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, who is under transfer, it should be written at the time of transfer or immediately thereafter and not deferred till the end of the year, ये भी करेक्ट है। क्योंकि जब रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर टाइम में सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट लिखेगा, नहीं तो ट्रांसफर के बाद मैं एक दिया था टाइम 3 to 5 weeks के अंदर लिखेगा। तो जितना दिन आप ऑब्जर्व किया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, उतना दिन के लिए आप रिपोर्ट लिखोगे, चाहे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर। आफ्टर ट्रांसफर होता है तो 3 to 5 weeks के अंदर। ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो यहां पर आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। कंसर्न्ड ऑफिसर शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द एंट्रीज and the final grading given in the upper report within a period of dash days from the date of receipt of the entries in the upper। ये क्या है, जब आपको अपर डिस्क्लोज कर दिया गया, जो रिपोर्टी ऑफिसर है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उसको अपर को डिस्क्लोज कर दिया गया, जिस डेट में डिस्क्लोज होगा आपको पता चलेगा कि एडवर्स रिमार्क्स है, कुछ नेगेटिव रिमार्क्स आपको दिया गया है, आप अपर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो 15 दिन के अंदर। तो वही दिया है, डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एंट्रीज इन द अपर। इट मीन्स जब आप, अभी तो हम ऑनलाइन में देखते हैं, जहां पर ऑनलाइन नहीं है वहां पर हार्ड कॉपी में आप देख लेते हो, और जिस डेट में आपको पता चलेगा उसी से 15 दिन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टाइमलाइन में ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज असेस्ड एनुअली थ्रू अपर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द एनुअल ईयर। एनुअल ईयर सभी समय अप्रैल टू मार्च है, अपर जो मेजर होता है अप्रैल टू मार्च, वही है, जैसे फाइनेंशियल ईयर है वही एनुअल ईयर। तो अप्रैल टू मार्च जो है उसमें जो भी आपका वर्क आउटपुट है, आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स है और आपका फंक्शनल एबिलिटी है, ओके, उसके ऊपर आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा और एक ओवरऑल ग्रेड मिलेगा, मीन मार्क मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। वेयर एवर देयर इज एनी गैप आ जाता है इन द अपर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड। गैप कब आएगा? जब आप सपोज आप अनऑथराइज एब्सेंस हो गए, अनऑथराइज लीव, कि आप ट्रेनिंग में चले गए, कि आप टूर में चले गए, तो इस केस में एक्चुअली जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एटलीस्ट 3 months आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, तो इस केस में गैप हो गया, तो वहां पर क्या है, एक नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और मेंशन कर दिया जाएगा, यहां पर रिपोर्ट नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसको एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व नहीं किया गया, क्योंकि कुछ दिन छुट्टी में चला गया, टूर में, ट्रेनिंग में, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इस केस में एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या किया, ड्यूरिंग ए ईयर एटलीस्ट 3 months वो आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, तो उस केस में आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, वहां पर क्या होगा, नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। ओके, उसमें मेंशन रीजन भी, नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट रीजन्स भी मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, the decision of the competent authority of representation against upper and the final grading shall be communicated to the officer reported upon within dash days of receipt of the decision of the competent authority by the concerned upper section। जो भी competent authority जो डिसीजन लिया, आप रिप्रेजेंटेशन दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन चला गया अपर सेल को, आपका रिप्रेजेंटेशन कहां पर चला गया, अपर सेल को चला गया, अपर सेल उसको किसको फॉरवर्ड करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको 30 days में डिस्पोज करेगा, 30 days डिस्पोज करने के बाद जो भी डिसीजन लिया वो फिर अपर सेल में जाएगा, नहीं कि, तो वो अपर सेल आपको
जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिसीजन रिसीव किया तो अपर सेल आपको कितना दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा, वही दिया है, पूछा है। shall be communicated to the officer reported upon within dash days of receipt of the decision of the competent authority by the concerned upper section। जो भी competent authority decision लिया वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, अपर सेल को। तो अपर सेल आपको जब वो रिसीव किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो डिसीजन, तो वो आपको कितना दिन के अंदर देगा, वो आपको 15 डेज के अंदर इन्फॉर्म करेगा। जब अपर सेल जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लिया आपका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, चाहे वो आपका ग्रेड चेंज किया, कि आपका रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया, कि उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, कि आप जो एडवर्स रिमार्क था तो उसको टोन डाउन थोड़ा कम कर दिया, जो भी है, और जो भी करेगा उसको वो क्या करेगा, सेपरेटली वो लिखेगा, रिमार्क करेगा उसके ऊपर। जहां पर रिवर्स रिमार्क है वो ऐसा नहीं कि उसको कट ऑफ करके करेगा, ठीक है। तो आपको 15 डेज के अंदर जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन आ जाएगा अपर सेल को, तो अपर सेल क्या करेगा, जिस डेट में वो रिसीव करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसका 15 डेज के अंदर तो आपका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या डिसीजन लिया गया आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो ये आज का 16 क्वेश्चन था, और एक थर्ड पार्ट आएगा और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है आपको पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप वेट कीजिए, इसमें बहुत कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया आपका, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू और नमस्कार।